हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। तो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये सभी क्वेश्चंस आपको आदित्य पब्लिकेशंस बुक से हैं। तो क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन को याद रखना कौन से हैं। तो सा, साहा, साहा ये हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे उसे ही ऊष्म संघर्षी कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि साहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो ऐसे वर्ण को कहते हैं अघोष। इन वर्णों को अघोष कहते हैं। अघोष मतलब स्टार्टिंग के जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये स्टार्टिंग के जो दो वर्ण हैं ये क्या है, अघोष हैं। बाकी इसके आगे आने वाले सभी सघोष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अघोष। अगला क्वेश्चन से कि या, रा, ला, वाह व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वाह व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी हैं। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा, ये फा जो है ओष्ठ व्यंजन है। फा ओष्ठ मतलब जो ओठ से टच करता हुआ बोला जाए, ओठ जो दोनों ओठ से मिलकर बोला जाए उसे ही ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा यानी ओठ के सहारे से बोला जाने वाला वर्ण ये ओष्ठ ध्वनि कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो याद रखना स्वर कहते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाए उसे आकारांत कहते हैं। आक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा स्वर नहीं है। तो याद रखना ये बा नहीं है। बाकी छोटा आ, छोटा ऊ ये सभी स्वर हैं। बाकी बा ये स्वर नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो कौन सा घोष वर्ण है। तो याद रखना ये घोष वर्ण में हो जाएगा माँ जो है ये सघोष वर्ण है। कौन। तो सघोष में कौन सा आएगा, सघोष। तो स्टार्टिंग ये अघोष बाकी सब उसके आगे हैं सघोष। तो माँ जो है ये सघोष में आएगा। तो माँ सघोष है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। तो छोटा ऊ एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बाकी सभी का रा, खा, या ये सभी एक वर्ण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखना ये हो जाएगा डी। ता जो है ये ओठ की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ता जो कि तालु या जीभ के सहारे से बोलते हैं। तो ये ता जो है ओष्ठ नहीं है। बाकी पा, बा, मा ये सभी ओष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है।
तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष वर्ण आपको पता है कि दा जो है ये दा कौन सा वर्ण घोष है। तो दा घोष है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन कौन सा है इसमें। तो याद रखना नासिक व्यंजन त्रा जो है ये नासिक व्यंजन है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20, या ये वर्ण क्या कहलाते हैं। तो या ये वर्ण कहलाते हैं कंठ तालब कहलाते हैं। आगे है कि क्वेश्चन नंबर इधर साइड में, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ का और खा ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा। डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाए गए हैं। ढा कौन सा व्यंजन है। ढा ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है डाढ़ा मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण याद रखना का और गा, जिससे बोलते समय बहुत कम हवा मुंह से निकले। का गा एक धीरे से बोल दिया जाए तो का गा ये अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो श्री को यह स्थान नहीं दिया गया हिंदी वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो दिल्ली, जैसे कोई वर्ण 2 बार बोल दिया जाए दिल्ली बिल्ली इस तरह से, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अगला है कि सा कौन से व्यंजन हैं। तो इसको आपने पहले ही देख लिया है कि ये सभी ऊष्म संघर्षी हैं। सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। नेक्स्ट है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छा यानी का धन सा मिलकर छा बनता है। तो का धन सा छा, तो छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो ये कागा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो याद रखना खा और गा ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम ही किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का क्रम आता है का के बाद, क्योंकि का और सा बनकर छा बनते हैं। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो का के बाद छा आता है। का धन सा छा। नेक्स्ट है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा बना है कैसे बना है। तो जा धन तरा मिलकर ज्ञा बन गया है, जा धन तरा। अगला है कि निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन से हैं। तो आघोष वर्ण में याद रखना ये सा जो है ये आघोष वर्ण है, सा। अगला है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ ध्वनियाँ, ये कंठ जो है यह घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। का खा गा घा ये सभी कंठ ध्वनियाँ में आती हैं। तो कंठ हो जाएगा घा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन को बताइए। तो याद रखना है ये ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये
संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा होगा? तो बड़ा आ, ये बड़ा आ याद रखना पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निह धन स्पृहि, निह स्पृति। इस तरह से अगर बीच में दो बूंदियाँ अगर रख दी जाए फिर अगर कोई वर्ड बनता है तो यही इसका पहचान है कि विसर्ग निह धन स्पृहि ये विसर्ग में आएगा, इसे विसर्ग कहते हैं। अगर है कि इनमें से कौन सा वर्ण है, स्वर है? तो कौन सा वर्ण स्वर है? तो ये जो है इसमें कौन ये स्वर्ण है, कौन सा वर्ण स्वर्ण है? तो ये आए, ये सभी जो है स्वर्ण में आते हैं, स्वर्ण। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतः अस्त व्यंजन कौन सा है? तो अंतः अस्त व्यंजन मतलब यार अलावा, ये सभी जो है अंतः अस्त में आते हैं, तो बी हो जाएगा यार अलावा। अगला है कि इनमें से निम्नलिखित में से अंतः अस्त व्यंजन ये होगा। इनमें से क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ ओ का उच्चारण स्थान है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत कौन सा नहीं होगा? तो टा नहीं होगा, क्योंकि दंत में ता था दाधा ना आता है, तो टा जो है इसमें दंत नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये अमानक वर्ण है भा, इससे कुछ बनता नहीं, ये भा ये अमानक वर्ण है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा बनता है कैसे? का धन सा मिलकर छा बनता है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की कुल संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन से कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका तालु हो जाएगा, क्योंकि तालु में चा छा ये तालु में आ जाए, चा छा जा झा ये सभी तालु में आते हैं, तो तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का गा जा फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो याद रखना ये अरबी फारसी में आएंगी। का गा जा फा ध्वनियाँ अरबी फारसी हैं। नेक्स्ट है कि तालब व्यंजन कौन से हैं? तो तालब में क्या हो जाएगा? चा छा जा झा इया ये सभी जो है तालब व्यंजन में आएंगे, तालब व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो याद रखना ये स्वर नहीं है, बाकी छुटा छुटाऊ ये सभी स्वर में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का सही नहीं है? तो टा वर्ग में कौन सा सही नहीं है? तो ये टा वर्ग में नहीं आएगा, बाकी डा ढा ड़ा ये सभी जो है टा वर्ग में आते हैं, घा नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 33 हो जाएगी व्यंजन। आगे है कि कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ये ता जो है ये घोष नहीं है, ता ये घोष नहीं है, क्योंकि ये आघोष में आते हैं, ता था स्टार्टिंग के आघोष में आएंगे, बाकी लास्ट में जो है वो सभी घोष यानी सघोष में आएंगे। तो ता जो है घोष नहीं है, बाकी सब घोष हैं। आगे किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तो ऋण स्वर किस में नहीं है? तो आज में ऋण स्वर नहीं है, आज में। तो 42 क्वेश्चंस इधर हो गए। अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं? तो याद रखना स्वर के बाद में आने वाले नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ आपकी हो जाएगी का और खा, का खा ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, का खा गा घा
ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन से कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसे याद रखना। आगे है कि ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ आओ जो है ये कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं, कंठोष्ठ। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो कंठोष्ठ हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो याद रखना ये टोटल 52 वर्ण हैं, 52। आगे देखते हैं कि आगे है कि हिंदी की सा ध्वनि कैसी है, तो हिंदी में सा ध्वनि कैसा है, तो ये सा ध्वनि तालब होता है। हिंदी में सा ध्वनि कैसा है, तो ये तालब है, तालब। नेक्स्ट है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ कौन सा नहीं है, तो बड़ा आ, ये बड़ा आ याद रखना, ये ओष्ठ नहीं है। बाकी ओष्ठ बा मा बड़ा ऊ, मतलब ये भी ओष्ठ की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो बड़ा ऊ माँ बा ये सभी ओंठ के सहायता से बोले जा रहे हैं, तो ये ओष्ठ हो जाएंगे। बाकी बड़ा आ ये ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, तो अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा हो जाएगा, तो चा जा त्रा, ये अल्पप्राण ध्वनियों का समूह हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण अवशिष्ट है, तो बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है, तो इसे याद रखना, ये दंत्योष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक, ये सभी जो है बा वर्ण का वैशिष्ट है, दंत्योष्ठ स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है कौन सा, तो आकाश ये वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। बाकी रंग जाति अक्षर इनका मतलब होता है ये वर्ण, तो इनका वर्ण रंग जात अक्षर ये सभी वर्ण शब्द के अंतर्गत आते हैं, बाकी आकाश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से कौन वर्ण घोष नहीं है, तो वर्ण घोष कौन सा नहीं है, तो ता जो है ये वर्ण घोष नहीं है। बाकी घोष वर्ण घोष नहीं है, बाकी रा सा छोटा ऊ ये सभी वर्ण घोष हैं। बाकी ता जो है ये अघोष हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में आता है, बाकी ये सब लास्ट में है, रा सा छोटा ऊ ये सभी घोष हो जाएंगे, ये घोष ये। बाकी ता जो है अघोष हो जाएगा, ता तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो ता याद रखना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है कौन सा, तो अर्ध स्वर कौन सा कहलाएगा, तो याद रखना ये या हो जाएगा, या अर्ध स्वर कहलाएगा, अर्ध स्वर। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है, तो महाप्राण ध्वनियाँ संबंधित है दूसरा और चौथा, याद रखना दूसरा और चौथा। यानी महाप्राण कौन कौन से आएंगे, तो महाप्राण में 2 और 4 महाप्राण में आते हैं, दूसरा और चौथा ध्वनियाँ। बाकी स्टार्टिंग की जो है अल्पप्राण में हो जाएगा 2 4 ये महाप्राण, बाकी 1 3 इस तरह से ये अल्पप्राण में आएंगे। 2 4 को याद रखना ये महाप्राण में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसके लघुत्तम इकाई हो जाएगी ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। नेक्स्ट है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो किसे अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है, तो ऋण स्वर किसमें नहीं है, तो कृष्ण याद रखना, तो उसमें है रिवाज याद रखना, रिवाज में ऋण स्वर नहीं है, बाकी कृष्ण कृपा दृष्टि इन सभी में ऋण शब्द हैं, ऋण स्वर हैं, बाकी रिवाज में नहीं है। अगला क्वेश्चन से कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें देखेंगे इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना चा जो है ये अल्प प्राण में आएंगे, अल्प प्राण। बाकी सभी जो है महाप्राण में है, बाकी चा जो है ये अल्प प्राण में आते हैं, अल्पप्राण चा हो जाएगा। इनमें से अगले क्वेश्चन से कि इनमें से कौन सा वर्ण
स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी का, चा, टा ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का, चा, टा स्पर्श व्यंजन है। बाकी या को याद रखना ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो दंतव कौन सा हो जाएगा? तो दंतव मतलब जो दांत की सहायता से बोला जाए, दंतव यानी ता, था, दा, धा। तो सभी जो है ये दंतव वर्ण कहलाएंगे। तो सी याद रखना। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह जो याद रखना है यह ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। बाकी सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा है? तो याद रखना इसमें कंठ हो जाएगा। कंठ, घा का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, क्योंकि कंठ में आ जाए का, खा, गा, घा ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कंठ में आएंगे का, खा, गा, घा। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा संतान, सकल, सक्षम, सचल। संतान, सकल, सक्षम, सचल ये सही क्रम इसका हो जाएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये स्रा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। बाकी छा, त्रेंग, सा ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं सभी। अगला क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी मतलब जो ऊष्म व्यंजन में आएगा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो जाएगा जा। ये व्यंजन स्पर्श संघर्षी है जा। बाकी हा, रा, सा ये सभी नहीं है। बाकी जा जो है याद रखना ये जा स्पर्श संघर्षी हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 33 हो जाएगी। तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण था को याद रखना। अल्पप्राण, अपान, महाप्राण। तो ये याद रखना ये इसमें कौन सा हो जाएगा? महाप्राण वर्ण था जो है ये महाप्राण में आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम, छा किस वर्ण के बाद आता है? तो छा किसके बाद आता है? तो का धन सा मिलकर छा बनता है। तो का के बाद छा आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम कंठ तालब हो जाएगा। कंठ तालब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? अंग व आह किसके बाद आएगा? तो याद रखना छोटा आ के बाद आता है। अंग आह छोटा किस वर्ण के साथ आता है? तो अंग आ जो है छोटा वर्ण के साथ आता है। नेक्स्ट है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा जो का धन सा मिलकर छा बना है। का धन सा मिलकर छा बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो अंतःस्थ कौन सा नहीं है इसमें? तो हा जो है यह अंतःस्थ नहीं है। बाकी अंतःस्थ व्यंजन है। बाकी कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो हा को याद रखना। बाकी या, र, ला, वा ये अंतःस्थ में आते हैं। अंतःस्थ में कौन कौन आएगा? या, र, ला, वा अंतःस्थ है। अगला क्वेश्चन से कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण सा जो है ये अघोष वर्ण आएगा, क्योंकि अघोष स्टार्टिंग के अघोष 2 अघोष होते हैं, बाकी लास्ट के सघोष हो जाएंगे। तो अघोष चूँकि सा स्टार्टिंग में आ रहा है तो अघोष होगा। बाकी छोटा जा, हा ये सभी सघोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन के हिंदी की तालब ध्वनियाँ कौन सी है? हिंदी की तालब ध्वनियाँ कौन है? तो तालब में जानते हैं चा, छा, जा, झा यही सब तालब में आते हैं। चा, छा, जा, झा।
ये तालब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक कौन सा हो जाएगा? कलरो। कलरो जो है ये अमात्रिक शब्द है, बिना मात्रा के हैं। अगला क्वेश्चन से अयोगवाह कहा जाता है किसे? तो विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में मूर्धन व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मूर्धन व्यंजन हो जाएगा। टा ठ ड ढ ये सभी क्या है? मूर्धन व्यंजन है। तो ट वर्ग किस में आता है? मूर्धन में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 से, कौन सी ध्वन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण में कौन सा आएगा? तो ता को याद रखना, ये ता जो है अल्प प्राण है। बाकी सब महाप्राण में हो जाएंगे। खा, था, धा ये महाप्राण, बाकी अल्प प्राण में कौन हो जाएगा? तो ता अल्प प्राण में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक में आएगा, ला पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में अंग आह क्या है? तो अंग आह ये अयोगवाह है, अयोगवाह। नेक्स्ट है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन से हैं? तो ये सभी जो है अमानक, ये धा हो जाएगा, था हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि सभी में कौन सा आता है? तो ये सभी में आएगा था, क्योंकि ता, था, दाधा। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं और घोष भी हैं और महाप्राण भी हैं और दंत व्यंजन भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सा है? तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो ये भा हो जाएगा, भा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये भा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो स्वर समृद्ध कौन सा है? स्वर समृद्ध छोटी, ये स्वर है, स्वर समृद्ध समझ लीजिए इसको, स्वर समृद्ध है छोटी। और हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन है? हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी है? तो मूर्धन ध्वनियाँ में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा ये सभी जो है मूर्धन ध्वनियाँ हैं। हिंदी की बा ध्वनि कैसी है? तो हिंदी की बा ध्वनि कैसा है? तो ओष्ठ हो जाएगा, को पा, फा, बा, क्योंकि ओठ के सहायता से बोलते हैं, ओठ की सहायता से बोला जाता है। तो हिंदी की बा ध्वनि कैसा है? ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर मतलब ये या एक अर्धस्वर में आता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन फा नहीं होगा, बाकी छा। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आता है? तो संयुक्त में आ जाएगा छात्रिज्ञा, छात्रिज्ञा ये सभी किस में आते हैं? तो ये सभी जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। छा कैसे बनता है? तो छा का धन सा मिलकर छा बन जाएगा। और त्रा कैसे बनता है? तो ता धन रा मिलकर त्रा बनता है। और जा धन त्रा मिलकर ज्ञा बन जाता है। और सरा कैसे बनता है? तो सा धन रा मिलकर ये सरा बनेंगे। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं जो कि दो व्यंजनों के मिल से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ला याद रखना, ला एक पार्श्विक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्राउ किस प्रकार से है? तो ब्राउ किस प्रकार का है? तो ये पार्श्व संयुक्त है। ब्राउ एक पश्च समृद्ध है, पश्च समृद्ध को याद रखना है। ब्राउ कैसा है? तो पश्च समृद्ध है, संयुक्त समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी की बा ध्वनि तो इसमें तो हो गया, ओष्ठ में आता है। और इसमें निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सा? दंत मतलब कौन सा है? तो ता
ता था दाधा, जो दांत के साथ से बोले जाए दांत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो स्वर समृद्ध कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना छोटी, ये स्वर समृद्ध है, स्वर समृद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वा उच्चारण का स्थान, वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ हो जाएगा। वा मतलब दंत ओष्ठ हो जाएगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो याद रखना जा महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण हो जाएगा। बाकी खा घा झा ये सभी कैसा है? तो ये सभी महाप्राण है, बाकी जा महाप्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनियों का कौन सा जगह? टा ठा डाढ़ा, ये क्या है? ये मूर्धन हो जाएगा। मूर्धन में आता है टा ठा डाढ़ा, ये सब कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये मूर्धन में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि सा ध्वनि किस प्रकार का उच्चारण देता है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कैसा है? तो इसका उच्चारण हो जाएगा तालब, क्योंकि सा जो है तालब में आता है, क्योंकि ये तालब में है, तालब में याद रखना ये सा को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक जानते हैं, यही हो जाएगा ला, एक पार्श्विक है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपको पता है कौन सा हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी छात्र ज्ञा ये सभी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। बाकी ये जो है संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? तो कंठ तालु किसका है? तो ये हो जाएगा, ये कंठ तालु है। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी में वही हो जाएगा सा सा साहा, ये सभी सा सा साहा ये सभी संघर्षी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा? जा एक स्पर्श संघर्षी है, जिसको बोलते समय मुंह से ज़्यादा सांस या हवा निकले, यानी संघर्ष से या रगड़ खाकर बोला जाए, उसे हम कहते हैं संघर्षी। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण से करते समय वायु मुख में किसी स्थान या विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले, ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे ही हम संघर्षी कहते हैं। तो ये व्यंजन संघर्षी है। कैसा संघर्षी? ये व्यंजन हा जो है ये व्यंजन संघर्षी है। और जा इसमें कैसा है? ये भी कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ये भी जा जो है व्यंजन संघर्षी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निह धन स्पृही, इस तरह से जो आ जाए बूंदी बीच में रख करके, तो ये विसर्ग में होता है। तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि धन स्पृही, ये विसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 तक कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तालब व्यंजन कौन सा होगा? तो तालब व्यंजन याद रखना है चा छा जा झा, चा छा जा झा तालब व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष कौन सा नहीं है? जो याद रखना ता, ये वर्ण घोष नहीं है। बाकी र ला ड ये सभी जगह। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तो ऋण शब्द किस में नहीं है? तो आज में ऋण नहीं है, आज में, बाकी सभी में है। कृपा, किरण, कृष्ण, दृष्ट इन सभी में ऋण स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 हो जाएगा टोटल। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा होगा? अगर अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला बिंदी सिर्फ ऐसा हो जाएगा, तो ये अल्प विराम में आता है, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। कौन? आशीष, राजा, शुक्ल, वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा?
तो इसमें कौन सा भी उचित विराम चिन्ह हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ये उचित विराम चिन्ह हो जाएगा इसमें, ये वाला। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोट की कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, याद रखना है नोट में। अगला क्वेश्चन विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसको यहीं से रोक दिए, यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चंस अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।